मर्सरीज बेंज, ये नाम सुनते ही लग्जरी, स्टाइल और पावर की छवि हमारे दिमाग में उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आइकॉनिक ब्रांड के पीछे दो महान जीनियस और एक क्रांति की कहानी छिपी है। यह सिर्फ एक कार ब्रांड नहीं बल्कि एक ऐसा सपना है जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। कैसे कार्ल बेंज और गॉटलिब डैमलर ने अपनी मेहनत और जुनून से एक छोटे से गैराज से शुरुआत कर मर्सरीज बेंज को विश्व का सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित ब्रांड बनाया। कैसे दो महान इंजीनियरों का सपना बना ऑटोमोबाइल इतिहास का सबसे चमकता सितारा। तो आइए इस शानदार ब्रांड की प्रेरणादायक जीवनी को करीबी से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1844 को, जब कार्ल बेंज का जन्म जर्मनी के मुहल्सबर्ग में हुआ था। उनके पिता एक लोको पायलट थे और माँ हाउसवाइफ। जब कार्ल 2 साल के थे तब उनके पिता की डेथ हो गई। तब उनकी मां ने घर का खर्चा चलाने के लिए अलग अलग जगह पर काम करना पड़ा। कार्ल बेंज ने अपनी मां की इस मेहनत को देखा और फिर वो एक अच्छे स्टूडेंट बने। 15 साल की एज में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया और कार्लसरूहे पॉलिटेक्निकल स्कूल में एडमिशन ले ली। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने 7 अलग अलग जगह पर नौकरियां करी। उन्होंने लोहे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया। कभी वो ड्राफ्ट्समैन की तरह काम करते तो कभी डिजाइनर बन जाते। जॉब करते करते वो अपने इन्वायरमेंट को देखते और उन्हें एक चीज क्लियर हो गई थी, और वो यह थी कि आगे चल के जो हॉर्स कैरेसेस यानी घोड़ा गाड़ी है नहीं होंगे और एक ऐसा गाड़ी बनाई जाएगी जो खुद ब खुद सड़के पर चलेगी। कार्ल बेंज ने 27 साल की एज में अपनी नौकरी छोड़ दी और एक मैकेनिक को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। इस बिजनेस पार्टनर का नाम था ऑगस्ट रिटर और इन दोनों ने मिलकर एक लोहे का कारखाना खोला। कार्ल अपने फ्री टाइम में हमेशा ऐसी कार बनाने में लगे रहते थे जो खुद ब खुद चल पाए। जब कार्ल इंजन के काम में बिजी रहने लगे तब उनके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया, जिसके चलते कंपनी डूबने के कगार पर पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, इस मुश्किल टाइम में उनकी लाइफ में एंट्री हुई थी बिर्ता रेंगर की, जो कि आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। बिर्ता रेंगर एक बहुत ही अमीर परिवार से थी और उनके पेरेंट्स ने उनके दहेज के लिए बहुत सारे पैसे जमा करके रखे थे। और दोस्तों, उन्हीं पैसों से ही कार्ल और बिर्ता ने मिलकर कंपनी में ऑगस्ट रिटर का जितना भी शेयर था वो सारा खरीद लिया। इस तरह से अब लोहे का यह बिजनेस पूरी तरह से कार्ल और उसकी पत्नी का हो गया था। आगे चलकर सन 1879 में कार्ल ने गैसोलीन से चलने वाले 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया और अपने नाम से पेटेंट करवा लिया। इसके अलावा कार्ल बेंज बैटरी सिस्टम, स्पार्क प्लग, क्लच गियर, कार्बोरेटर और गियर शिफ्ट जैसे कई सारे पेटेंट अपने नाम कर चुके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी कंपनी को एक खास प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी और इसी के चलते उन्होंने अपनी इस कंपनी के शेयर बेचने शुरू कर दिए। एक टाइम तो ऐसा भी आया जब खुद की ही कंपनी में कार्ल का शेयर सिर्फ 5% पर ही रह गया था और इसका असर यह हुआ कि कंपनी में इसकी रेप्यूटेशन लगभग ना के बराबर रह गई, जिसके चलते कार्ल बेंज ने यहाँ से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ टाइम के बाद इनकी मुलाकात 2 भाइयों मैक्स रोज और फ्रेडरिक विल्हेम से हुई, जो कि एक साइकिल शॉप के ऑनर थे, और फिर इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया बेंज एंड कंपनी। इस कंपनी में काम करते हुए कार्ल को अपने सपने पर काम करने के लिए काफी समय मिल रहा था। इसी वजह से सन 1885 में उन्होंने एक ऐसा तिपहिया साइकिल बना डाली जो कि गैसोलीन और 4 स्ट्रोक मोटर से ऑपरेट हो सकती थी। कार्ल ने इस तिपहिया साइकिल का पेटेंट कराया और उसका नाम रखा गया बेंज पेटेंट मोटर वैगन, जिसकी मैक्सिमम स्पीड थी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस मॉडल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल था, इसलिए जब इसे डिमोन्स्ट्रेट किया गया तो फिर यह सीधे जाकर एक दीवार में जा टकराया और लोगों ने बेंज का खूब मजाक बनाया। साथ ही लोगों के मन में गैसों से चलने वाली मोटर को लेकर यह डर भी बैठ गया कि कहीं इसकी सवारी करते समय यह फट ना जाए। इसी के चलते इस व्हीकल के बहुत कम यूनिट्स बिक पाए और प्रोडक्ट को कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। अब दोस्तों, यह इवेंट कार्ल के लिए काफी डिमोटिवेट करने वाला था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने इस व्हीकल को और भी बेहतर बनाने में लग गए। इसके बाद सन 1889 में उन्होंने अपने उस व्हीकल का मॉडल 2 निकाला और फिर सेम ईयर में ही मॉडल 3 को भी बना डाला। अब क्योंकि पहले डिमोन्स्ट्रेट के टाइम पर जो हादसा हुआ था उसे कार्ल अब तक भुला नहीं पाया था, इसलिए वो इन मॉडल्स की पॉपुलैरिटी नहीं करना चाहते थे। लेकिन उनकी पत्नी बिर्ता को लगता था कि मॉडल 3 हर तरह से परफेक्ट है और फिर इसे डिमोन्स्ट्रेट करना ही चाहिए। लेकिन काफी समझाने के बाद भी कार्ल बेंज इसके लिए राजी नहीं हुए और दोस्तों, इसी बात से ही परेशान होकर एक सुबह बिर्ता ने
बहुत बड़ा स्टेप लिया और अपने दोनों बच्चों को इस मोटर में बिठाकर अपनी माँ से मिलने चले गई। और दोस्तों आपको हम बता दें कि यही 107 किलोमीटर की ही जर्नी थी जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रास्ते में जब लोगों ने इस तिपहिया वाहन को बिना किसी घोड़े के चलते हुए देखा तो लोग डरकर भागने लगे, जैसे कि उनके सामने से कोई प्रेत गुजर रहा हो। बीरता अपनी गाड़ी के साथ जिस भी रास्ते से गुजरती थी वहाँ का दृश्य यही रहता था। रास्ते में कई बार यह गाड़ी खराब भी हुई जिसे बीरता खुद रिपेयर करती थी और आगे का सफर जारी रखती थी। मॉडल 3 की फ्यूल कैपेसिटी सिर्फ 45 लीटर की थी, इसलिए रास्ते में विसलोच पहुंचकर इसका ईंधन खत्म हो गया। इसके बाद उन्होंने पास में ही मौजूद सिटी फार्मेसी से एक पेट्रोलियम सॉल्वेंट लिग्रोइन को खरीदा और उसे गाड़ी में डाल दिया। यही कारण है कि सिटी फार्मेसी को आज भी दुनिया का पहला फिलिंग स्टेशन कहा जाता है। इस सफर के दौरान बीरता ने देखा कि मोटर गाड़ी में लगा हुआ यह लकड़ी का ब्रेक काफी घिस चुका है और सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए उन्होंने इसे रिप्लेस करके लेदर का ब्रेक लगवा लिया, जिसके चलते उनका सफर और भी ज्यादा आसान हो गया। इस तरह से खराब रोड, बार बार बंद होती मोटर गाड़ी और इसी तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद आखिरकार उन्होंने 12 घंटे में अपना सफर पूरा कर लिया। कुछ समय अपनी माँ के पास रहने के बाद बीरता वापस कार्ल के पास आ गई और उन्होंने मोटर गाड़ी में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। और दोस्तों बाद में उनकी फीडबैक से इस व्हीकल को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया गया। इसके अलावा बीरता का यह सफर इतना पॉपुलर हो गया था कि दूर दूर से लोग कार्ल के पास इस मोटर गाड़ी को देखने आने लगे थे। इस पॉपुलैरिटी के चलते कंपनी का इंटरनल कंबशन इंजन भी खूब बिकी और फिर देखते ही देखते यह कंपनी उस समय दुनिया का सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। 1893 में कार्ल बेंज ने अपनी गाड़ी को बेंज विक्टोरिया का नाम दिया, जो कि उस समय की सबसे बड़ी लग्जरी गाड़ी मानी जाती थी। इसके बाद से 1899 में इनकी कंपनी ने वर्ल्ड वाइड 572 कार्स बेची, जो कि उस समय एक बहुत बड़ा नंबर था, क्योंकि उस दौर में ट्रैवलिंग का मेन साधन घोड़ा गाड़ी को ही माना जाता था और इस तरह की मोटर गाड़ी का इस्तेमाल सिर्फ शहरी परिवार या फिर रईस लोग ही किया करते थे। अब दोस्तों उस टाइम पर कार्ल की एक राइवल कंपनी थी जिसका नाम था डेमलर मोटर्स। इसे दो पार्टनर्स गॉटलिब डेमलर और हेनरी जॉन चलाया करते थे और उनकी वो कंपनी भी कमाल के मोटर्स कार्स बनाती थी। एक्चुअली डेमलर को एक ऐसा इंजन बनाने में कामयाबी मिल गई थी जिसने मोटरसाइकिल नाव या किसी भी ट्रॉली से जोड़कर चलाया जा सकता था। गॉटलिब डेमलर एक बेहतरीन इंजीनियर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे, जिनके अंडर कंपनी को काफी ग्रोथ मिली थी। साथ ही मार्च 1901 में उन्होंने मर्सडीज 35 HP नाम की एक कार को लॉन्च किया, जो कि आजकल के कार से काफी मिलती जुलती थी और उस टाइम इसे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। जो ऐसा समय था जब दोनों कंपनीज यानी कार्ल की बेंज एंड कंपनी और गॉटलिब डेमलर्स की डेमलर मोटर्स हर रोज नए नए रिकॉर्ड्स बना रही थी। लेकिन तभी वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गया, जिसका असर कंपनी के प्रोडक्शन पर पड़ा और दोनों कंपनी भारी लॉस में चल गई। उसी दौरान जैसे तैसे करके उन्होंने सर्वाइव किया और जब युद्ध खत्म हो गया तब इनके प्रोडक्शन में थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ। हालांकि यह सुनहरे दिन भी ज्यादा समय तक नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में मंदी की वजह से फिर से लॉसेस फेस करने लगे और एक समय तो ऐसा भी आया जब कार को लगने लगा कि इस तरह से उनकी कंपनी को ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। इधर गॉटलिब डेमलर्स को भी गाड़ियां नहीं बिक रही थी और लगातार लॉसेस की वजह से वह भी परेशान रहने लगे थे। फिर आया साल 1926 जब दोनों कंपनीज ने एक दूसरे के साथ मर्ज होने का फैसला कर लिया। इस तरह से बेंज एंड कंपनी और डेमलर मोटर्स को मिलाकर एक बिल्कुल नई कंपनी की शुरुआत हुई, जिसका नाम रखा गया डेमलर बेंज। और दोस्तों यही कंपनी आगे चलकर मर्सडीज बेंज के नाम से जानी गई। आने वाले सालों में इन दोनों कंपनीज ने मिलकर कई सारे बेहतरीन मॉडल्स को मार्केट में उतारा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हालांकि इस मर्जर के सिर्फ 3 साल बाद ही कार्ल बेंज की मौत हो गई, लेकिन फिर भी कंपनी के ऑपरेशंस या फिर उसकी क्वालिटी में किसी तरह का खामियां नहीं दिखी गई। कंपनी नए नए मॉडल्स उतार रही थी और हर मॉडल्स में नए व एडवांस इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहे थे, जो कि लोगों को खूब पसंद आए, जैसे कि मर्सडीज बेंज 710 एंड मर्सडीज 770। यह वो दौर था जब कंपनी ने पहली बार सफलता का इतिहास लिखा और 7000 कारें बेची। लेकिन 1933 में जैसे ही जर्मनी की सत्ता एडोल्फ हिटलर के हाथों में आ गई, मानो उस समय से सब कुछ बदल गया।
हिटलर को मर्सिडीज बहुत पसंद थी और उसे कई बार उसे इन कारों में भी देखा गया था। अब हिटलर चाहता था कि पूरी दुनिया में ही जर्मनी की कार्स की बात हो, इसलिए वो कंपनी पर प्रेशर बढ़ाने लगा कि वो ऐसी कार बनाए जिसकी स्पीड में सबको पीछा कर दे। और दोस्तों, हिटलर के दबाव में कंपनी ने ऐसा ही किया। यही वजह थी कि 1934 से 1939 तक मैक्सिमम रेस में मर्सिडीज की ही गाड़ियां रही। हिटलर ने यह भी कंपनी से डिमांड किया कि मर्सिडीज बेंज अपना मेन प्रोडक्शन बंद करके सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस के लिए ही गाड़ी बनाए। और आपको तो पता ही है कि कंपनी के पास इस बात को मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बाद में हिटलर ने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन ज्यादातर लोग तो युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, इसलिए कंपनी में वर्कर्स की कमी होने लगी। ऐसे में कंपनी ने बहुत सारी महिलाओं को हायर किया ताकि जल्द से जल्द वेपन्स, एयरक्राफ्ट और सबमरीन के ऑर्डर्स को पूरा किया जा सके। हालांकि कुछ ही समय के बाद से कंपनी ने देखा कि वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते फैक्ट्री के अंदर भारी संख्या में उन यहूदियों को काम पर लगा दिया गया जिन्हें हिटलर ने कैद करके रखा था। एक समय पर तो 63,000 कैदी इस बेंच में काम कर रहे थे, जिस वजह से जब जर्मनी को वर्ल्ड वार 2 में हार मिली उस समय इस कंपनी को भी काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इसी के चलते जर्मनी के अलावा जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बाहर के देश में थे वह उनसे छीन लिया गया और यहाँ से मर्सिडीज बेंज का फिर से बुरा दौर शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी कंपनी ने हार नहीं मानी और फिर से एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। इस बार यह कंपनी एम्बुलेंस और पुलिस के लिए कार मैन्युफैक्चर करने लगी और फिर आगे चलकर कंपनी ने पब्लिक के लिए भी कई सारे बेहतरीन कार्स को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ग्लोबल मार्केट में उसे अब भी वो रेपुटेशन नहीं मिल पा रहा था जो पहले हुआ करती थी। 1952 में कंपनी ने एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक गर्ल विंग डोर वाली मर्सिडीज 300 SL को इंट्रोड्यूस किया, जो कि किसी ड्रीम कार के जैसी थी और कुछ ही समय में मार्केट में धूम मचा दी। इस कार की टॉप स्पीड 235 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसके चलते यह काफी पॉपुलर साबित हुई। 1953 में कंपनी ने मर्सिडीज बेंज W120 और 121 सीरीज को इंट्रोड्यूस किया। इस सीरीज में मर्सिडीज बेंज 180 व 190 मॉडल को शामिल किया गया था, जो कि एवरीडे यूज के लिए बहुत ही कॉम्पैक्ट कार थी। इसके अलावा मर्सिडीज बेंज 220 व 220S और 190S की तरह और भी कई सारे कार लॉन्च किए गए, जिसे कंपनी धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट में दोबारा से अपना प्रेजेंस कायम करने लगी। इसके बाद से कंपनी ने कई तरह के सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किए, जैसे कि यह दुनिया की पहली कार कंपनी थी जिसे अपनी गाड़ी में 4 वॉल्व डीजल इंजन फिट किया गया था, ताकि कार के परफॉर्मेंस को और भी स्मूथ और इनहांस किया जा सके। इसके अलावा 1961 में कंपनी ने अपनी गाड़ी में सीट बेल्ट देना भी स्टार्ट कर दिया। साथ ही ABS ब्रेकिंग, एयर बैग और पैसेंजर सेफ्टी जैसे फीचर्स पर भी ध्यान दिया जाने लगा। इस तरह के इनोवेशन के साथ ही कंपनी ने यूथ को भी टारगेट करने के सोचा, जिसके लिए उन्होंने कई सारे एड कैंपेन शुरू किए। इसके बाद से आया साल 1994 जब मर्सिडीज बेंज इंडिया में एंटर हुआ और महाराष्ट्र के पुणे में अपना प्लांट लगाया। मर्सिडीज की पहली कार मर्सिडीज बेंज W124 को 1995 में इंडिया में पहली बार लॉन्च किया गया। हालांकि यह इस ब्रांड की पहली कार नहीं थी जो कि भारत में आई थी, क्योंकि 1991 में मर्सिडीज बेंज 190D कार, जिसे अब ई क्लास के नाम से जाना जाता है, इसे खास जर्मनी से JRD टाटा के लिए भारत में मंगवाया गया था। अगर हम फिलहाल की बात करें तो कंपनी इंडिया मार्केट में अपने 26 मॉडल बेचती है और दुनिया में बिकने वाले हर 4 मर्सिडीज बेंज में से एक इंडिया में सेल होती है, जिसकी एवरेज कॉस्ट 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है। अगर हम कंपनी की हाईएस्ट सेलिंग मॉडल्स को देखें तो फिर पूरी इंडिया सहित पूरी दुनिया में ही GLC बेस्ट सेलिंग मॉडल्स माने जाती है, जिसके 2022 में 3,42,900 यूनिट्स बिके थे। अगर हम वही वर्ल्ड वाइड टोटल सेल्स की बात करें तो 2022 में कंपनी ने 2 मिलियन से भी ज्यादा कार्स को सेल किया था, जो कि इसे दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग कार ब्रांड मानी जाती है। तो दोस्तों, यह थी मर्सिडीज बेंज की सफलता की कहानी। एक ऐसा ब्रांड जिसने न केवल लग्जरी की परिभाषित की बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।